JF कैनेडी एयरपोर्ट के यूं तो सारे ही टर्मिनल बहुत मसरूफ रहते थे, लेकिन अमेरिकन यूनाइटेड एयरलाइंस से मुंसलिक ब्रिटिश एयरवेज के इस टर्मिनल पर मामूल से ज़्यादा ही रश रहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस टर्मिनल को आने वाला अकेला रास्ता। पिट्सबर्ग से वो अमेरिकन एयरलाइन की जिस परवाज़ के ज़रिए न्यूयॉर्क के JF कैनेडी एयरपोर्ट तक पहुंचा था, वो लेट ज़रूर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि इसे अपने मंसूबे के मुताबिक काम करने से रोक सकती। पिट्सबर्ग से लंदन तक का टिकट इसने 2 अलग अलग एयरलाइन से बुक करवाया था, लेकिन ऐन वक्त पर जब इसे इल्म हुआ कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन ने अपनी वो फ़्लाइट किसी फ़नी ख़राबी की वजह से कैंसिल कर दी है, जिसके ज़रिए इसने न्यूयॉर्क पहुंचना था, तो इसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। उफ मेरे खुदाया, इसने ज़ेरे लब कहा, क्या मेरी 3 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने सोचा और लर्ज़ कर रह गया। इस मंसूबे की नाकामी का मतलब था एक थका देने वाली जदोजहद का खात्मा, और वो भी बिला मकसद। मुझे कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी है मिस। मेरे लिए आज की अगली फ़्लाइट का इंतज़ार भी मुमकिन नहीं। मेहरबानी से जैसे भी हो मुझे बर वक्त न्यूयॉर्क पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए, जैसे भी मुमकिन हो। इसने फैसला कुन लहजे में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर खड़ी इस मोटी सी दरमियानी उम्र की नेगर औरत से कहा, जिसने अपने चेहरे पर इतनी ज़्यादा लेपापोती की हुई थी कि इसकी असल जिल्द का रंग भी नज़र नहीं आ रहा था। आम हालत में शायद वो ऐसे लहजे में किसी को बात करने की इजाज़त भी न देती, लेकिन आजकल मुलाजमत और ऐसी अच्छी मुलाजमत एक मरतबा हाथ से निकल जाती तो फिर मुश्किल से ही हाथ आती थी, और जानती थी कि इस मुल्क में मर्फी लॉ नाफिज है। यहाँ हायर एंड फायर की पॉलिसी चलती है, और इस एयरलाइन के मालिकान अपने मुलाजमीन की बातों पर तो कभी कान ही नहीं धरते थे, सिर्फ ग्राहकों की सुनते थे। बड़ी मुश्किल से बेचारी ने दूसरी एयरलाइन पर इसकी रवानगी का बंदोबस्त किया था, और इस रोज़ ये कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली वाहिद एयरलाइन थी। इसकी खुशकिस्मती थी कि जिस टर्मिनल पर वो उतरा, इसी टर्मिनल से इसे ब्रिटिश एयरवेज वाले टर्मिनल की तरफ जाने वाली चैनल बस मिल गई थी। बस में बैठते हुए इसकी दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, क्योंकि वो 10 मिनट लेट था। अगर मतलूबा फ्लाइट मिल जाती तो वो आध घंटा पहले वहाँ आ जाता। चैनल बस ने जब इसे मुकर्ररा टर्मिनल तक पहुंचाया तो मजीद 10 मिनट गुजर चुके थे। अपना छोटा सा बैग गले में लटकाए वो करीबन भागता हुआ इन सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जिसके जरिए वो लाउंज तक पहुंच सकता था। बल्कि सीढ़ियों के खात्मे पर जैसे इसने फर्श पर कदम रखे तो इसका चेहरा खिल उठा। इसके सामने अबू अहमद खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों बेकरारी से एक दूसरे की तरफ लपके। हम्माद मेरे भाई, मैं तो परेशान ही हो गया था, अबू अहमद ने इसे गले लगाते हुए कहा। फ्लाइट बदल कर आना पड़ा, अबू हमाद ने कहा। दोनों ने बगलगीर होते हुए इस एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा था कि जैसे भी मुमकिन हो वो सामने कोने में नस्ब कैमरे की रेंज में न आए। ये शॉर्ट सर्किट कैमरे थे जो हर वक्त घूमते हुए बाहर का मुकम्मल नज़ारा अंदर की स्क्रीनों को मुंतकिल कर दिया करते थे। ऐन इन लम्हात में जब कैमरे ने अपना रुख दूसरी तरफ बदला, अबू अहमद ने अपने लंबे कोट की जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल कर इतनी फुर्ती से अबू हमाद की जेब में मुंतकिल किया था कि खुद अबू हमाद को भी एहसास न हो सका। खुदा हाफिज ब्रदर, अगली मुलाकात अगर इस दुनिया में न हुई तो जन्नत में होगी, कहकर अबू हमाद इससे अलग हो गया। यूनाइटेड या ब्रिटिश? लाउंज की तरफ बढ़ते हुए दोनों से एक बावर्दी शख्स ने दरियाफ्त किया था। ब्रिटिश, अबू अहमद ने कहा था। इस तरफ जनाब, इस शख्स ने साइफर मशीन की तरफ इशारा किया। अबू अहमद ने बड़े इत्मीनान से अपना बैग साइफर मशीन पर रखा और सिक्योरिटी क्लियर होने पर उठा लिया। इस दरमियान इसने किनखियों से अबू हमाद को यूनाइटेड एयरलाइन के काउंटर से मुल्हिका इस रास्ते की तरफ घूमते हुए देख लिया था। अबू हमाद बड़े इत्मीनान से चलता हुआ इस बाथरूम के सामने तक पहुंच गया था, जिससे मुल्हिका लाउंज में गेट नंबर 22 की कतार लगी थी। गेट नंबर 22 पर ब्रिटिश एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिर सवार हो रहे थे। यहाँ एक और साइफर मशीन नस्ब थी, जिससे दोबारा हैंड बैग गुजारने के बाद गेट के दरवाजे पर मुस्तैद ब्रिटिश एयरवेज के 2 ऑफिसर सिर्फ इस मुसाफिर को गेट के अंदर जाने की इजाज़त देते थे, जिसका पासपोर्ट और टिकट वो चेक कर लेते। अमूमन ब्रिटिश एयरवेज के जहाज़ पर अपने प्यारों को रुखसत करने वाले इसी चोर रास्ते से घूमकर जहाज़ के दरवाजे तक आया करते थे। सिक्योरिटी हुक्काम को इस बात का इल्म था, लेकिन वो मुतमईन रहते थे कि जहाज़ में सवार होने से पहले चूंकि मुसाफिरों को एक मरतबा फिर तलाशी के मराहल से गुजरना पड़ता है, यूं भी टिकट और वीज़े के बगैर किसी को गेट के नज़दीक फटकने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए किसी गैर मुतल्लका शख्स के लिए जहाज़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, या मुसाफिरों को छोड़ने के लिए आने वालों का इज्तिमा खतरे का बायस नहीं बनता था। अबू अहमद फ्लाइट से 2.5 घंटे पहले यहाँ पहुंचा था। इसे 1 घंटा गुजर गया था अपने मेहमान का बेचैनी से इंतजार करते,
لیکن ابھی تک دور دور تک اسے اپنے مہمان کی آمد کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ سائفر مشین سے گزرنے کے بعد اس نے سامنے برٹش ایئر ویز کے کاؤنٹر کا رخ کرنے کے بجائے لاؤنج میں بچھی کرسی پر بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے ایک بیگ سے کچھ کاغذات نکال کر انہیں پڑھنا اور ان پر نشانات لگانے شروع کر دیے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مصروف کاروباری شخص ہے جو اس وقت بھی کوئی کاروباری الجھن سلجھا رہا ہے۔ سامنے کاؤنٹر پر اب مسافروں کی قطاروں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی مراد برائی جب اس نے سر کے درمیانی حصے پر کپڑے کی گول ٹوپی رکھے ایک ڈھلکتی عمر کے یہودی کو سائفر مشین سے اپنا سامان اٹھا کر اس طرف آتے دیکھا۔ ابو احمد اس شخص کو ہزاروں پردوں میں پہچان سکتا تھا، گو کہ وہ آج 6 سال بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ چہرہ ایسا نہیں تھا جو اسے مرتے دم تک بھول پاتا۔ یہ شمون تھا، تل عبیب کے انٹرویگیشن سینٹر کا سابقہ انچارج، موساد کا اعلیٰ افسر، سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کا قاتل۔ شمون نے اپنے ہاتھوں درجنوں فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نوجوانوں کی جان لی تھی، لیکن آج تک اس نے کسی کو پستول کی گولی سے نہیں مارا تھا۔ وہ اپنی شہرت پر فخر کیا کرتا تھا کہ اس نے درجنوں فلسطینیوں کو اذیتیں دے دے کر سسک کر مرنے پر مجبور کیا۔ موساد کے اس اذیت خانے میں جس کا وہ انچارج تھا، ایک بڑا مرتبان اس کی میز پر سجا رہتا تھا، جس میں اس کی درندگی کی بینٹ چڑھنے والے بے گناہ فلسطینیوں کے جسم سے اتارے گئے کان محفوظ رہتے تھے۔ جب ان سے بدبو اٹھنے لگتی تو انہیں پھینک کر نئے گرفتاروں کے کان اس میں بھرنے شروع ہو جاتے۔ وہ اپنے ہر شکار کا تعارف اسی حوالے سے کرایا کرتا تھا۔ ابو احمد کو یاد تھا جب اسے اسرائیلی خفیہ پولیس نے انتفاضہ کے آغاز پر ایک روز اچانک ان کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مار کر گرفتار کیا تھا۔ یہ کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کا مالک ان کا ایک فلسطینی ساتھی ہی تھا، لیکن اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ ان کا وہ ساتھی دراصل اسرائیلی خفیہ پولیس کا ٹاؤٹ تھا۔ اور ایک روز جب بیروت سے سرحد عبور کر کے آنے والے ایک فلسطینی مجاہد کو جو انتفاضہ تحریک کی کمان سنبھالنے کے لیے مرکزی کمان کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہوا تھا، وہ اس ہوٹل میں اپنی میٹنگ میں لائے تو اچانک ہی اسرائیلی فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ شاید اسرائیلی کمانڈوز بہت پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کے بعد یہاں چھپ گئے تھے اور ان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ حرکت میں آ گئے۔ مقابلہ کرنے کو ان کے پاس تھا ہی کیا، صرف ایک پستول، وہ بھی بیروت سے آنے والے مجاہد ساتھی کے پاس تھی۔ گرفتاری تو یقینی ہے برادر، لیکن ہم آپ کو ضرور بچا سکتے ہیں، ابو احمد نے بیروت سے آنے والے ساتھی سے کہا۔ جب اسرائیلی فوج کے کمانڈوز انہیں ہاتھ کھڑے کر کے باہر آنے کی وارننگ دے رہے تھے، یہ بزدلی ہوگی ابو احمد، میں تمہارے ساتھ ہی گرفتار ہوں گا یا ہم سب فرار ہوں گے؟ نہیں برادر، خدا کے لیے وقت کی حکمت کو سمجھو، اگر ہم سب پکڑے گئے تو تحریک ختم ہو جائے گی۔ ہماری جانوں سے زیادہ اہمیت اس وقت تحریک کو زندہ رکھنے کی ہے۔ یوں بھی ابھی تک اگلی پلاننگ کا علم تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ ادھر آؤ اس طرف۔ اس نے قریباً ہاتھ کھینچتے ہوئے اس ہوٹل کے پچھلے دروازے کی طرف کھینچا۔ اس دروازے کا راستہ مقبوضہ بیت المقدس کی اس گنجان آبادی گلی میں کھلتا ہے، جس کے ہر مکان پر کسی بھی فلسطینی مجاہد کے لیے محفوظ پناہ گاہ موجود ہے۔ ابو احمد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر ان کا کمانڈر کسی بھی طرح اس راستے سے نکل گیا تو انشاءاللہ قاسموں کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گا۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں نے ابھی ہوٹل کا حساب بے باک کرنا ہے۔ کمانڈر نے اچانک ہی پستول نکال کر چھوٹے سے ہال کمرے میں لگے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے اس مقمنی سے عرب کو للکار کر رک جانے کا حکم دیا، جو کاؤنٹر کی آڑ لے کر شاید کسی عقبی دروازے سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے دین، اپنے وطن اور لوگوں سے بغاوت اور دشمن کا ایجنٹ بن کر جانے کے جرم میں تمہیں سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے، جس پر ابھی اور اسی وقت عمل ہوگا۔ کمانڈر کے منہ سے نکلے الفاظ نے اس کے چہرے کا رنگ زرد کر دیا تھا۔ ابو احمد تم، اس نے مدد کے لیے ابو احمد کو پکارا۔ چپ کرو غدار، کاش ہمیں کچھ مہلت مل جاتی اور ہم تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ کر اسے صحرائی گدوں کی خوراک بنا سکتے، کاش تمہیں اذیت ناک موت دے سکتے۔ ابو احمد نے دانت پیستے ہوئے کہا، دیکھو تم لوگ بچ نہیں سکو گے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ تم سب کو۔ ابھی اس کے بات نامکمل تھی جب کمانڈر کی پستول نے یکے بعد دیگرے 2 شعلے اگلے اور غدار اپنے ناپاک وجود کے ساتھ کاؤنٹر پر اوندھا گر پڑا۔ اچانک یہ خیال ابو احمد کے دوسرے ساتھی ہمدان کو سوجا۔ اس نے کاؤنٹر کے دوسرے سرے پر موجود مٹی کے تیل کا چولہا کاؤنٹر پر الٹ دیا اور اپنے پاس موجود ماچس کی جلتی ہوئی تیلی اس طرف پھینک دی۔ چند سیکنڈز کے اندر ہی 3 عمل وقوع پذیر ہوئے۔ کمانڈر فی امان اللہ کہہ کر ہوٹل کے پیچھے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مقامی آبادی کے مجاہدین نے جب اسرائیلی فوجیوں کو ہوٹل گھیرے میں لیتے دیکھا تو وہ صورتحال کی نزاکت جان گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے مکانوں اور گلیوں کی بتیاں بجھا دی تھیں۔
यह अंधेरा घेरे में आने वाले मुजाहिदीन को फरार में सहूलत बहम पहुंचाने के लिए किया गया था। पलक झपकते आग ने लकड़ी की इस इमारत को बारूद के ढेर में बदल दिया था। इसके साथ ही महफूज दरवाजे से अबू अहमद और हमदान हाथ उठाए बाहर निकल आए। इनके ताकुब में होटल में मौजूद 3 दूसरे गाहक भी बाहर आ गए थे। इसराइली फौज चीलों की तरह इन पर लपकी और इन्हें अपने हाथ में पकड़ी बंदूक के बट और ठोकरें मारते हुए अपने ट्रकों की तरफ ले जाने लगे। आग इतनी तेजी से फैली थी कि इन लोगों के लिए अंदर मौजूद अपने टाउट को बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। फौजियों में मौजूद मोसाद के एक अफसर ने अपनी कहरनाक निगाहों से बारी बारी इन सब का जायजा लिया। फिर वो अहमद की तरफ पलटा। अंदर कितने लोग मौजूद हैं मुझे कुछ इल्म नहीं, हम तो हाथ उठाए बाहर आने की तैयारियां कर रहे थे जब अचानक आग भड़क उठी। इसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तुम झूठ बोलते हो। इसने इतनी जोर से थप्पड़ अबू अहमद के कान पर मारा था कि इसे कान का पर्दा फटता महसूस हुआ। इसके साथ ही वो मखूरों में मौजूद इस बूढ़ी खातून की तरफ पलटा जो अपने बच्चे के साथ हाथ उठाए बाहर निकली थी। इसने बूढ़ी लेकिन जवां अज़ाइम रखने वाली मुसलमान औरत से यही सवाल दरियाफ्त किया, मुझे इल्म नहीं, मैं तो अपने बेटे के साथ दूसरे कोने में बैठी खाना खा रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। हम तो आप लोगों के ललकारने पर हाथ खड़े करके दरवाजे की तरफ आ रहे थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं हो सका कि आग कब और कैसे लगी। मोहतरम खातून ने बड़े पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। मोसाद के कैप्टन की आंखों में खून उतर आया। इसने अपनी टांग पूरी कुव्वत से बूढ़ी औरत के पेट में मारी। वो कराती हुई उलटकर दूसरी तरफ जा गिरी। बूढ़ी औरत के नौजवान बेटे ने एक लम्हे के लिए अपनी मां की तरफ देखा, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कैप्टन ने होटल से बरामद होने वाले तमाम 9 गिरफ्तारियों से यही सवाल किया, लेकिन इसे सबने वही जवाब दिया जो अबू अहमद दे चुका था। हर 9 गिरफ्तार के साथ इसने यही सलूक दोहराया। फिर वो कुछ सोचकर पीछे हट गया। इसने अपने साथी एक नौजवान लेफ्टिनेंट को अपने करीब बुलाकर कुछ हिदायत दी। इसके साथ ही इन लोगों ने इसराइली फौजियों के एक ट्रक और जीप को तेज रफ्तारी से मकामी आबादी की तरफ बढ़ते देखा। अबू अहमद समझ गया कि ये लोग कमांडर की गिरफ्तारी के लिए गए हैं, लेकिन वो मुतमईन था, इसका दिल गवाही दे रहा था कि अब तक इनका कमांडर महफूज हाथों में पहुंच गया होगा। और यही हुआ। इस बात का इल्म इन्हें तल उबैब जाने के बाद हुआ कि इसराइली फौजियों को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा था। इन सबको वहशियों की तरह मारते पीटते इसराइली अपने ट्रकों तक लाए और नीम बेहोश 9 गिरफ्तारों को एक ट्रक में फेंक कर अपने एक अड्डे की तरफ ले गए। यहाँ 3 रोज तक जिन अजियतनाक तफ्तीशी मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा, वो अबू अहमद की जिंदगी का बड़ा भयानक और कभी ना भूलने वाला हादसा था। 3 दिन तक जब इन दोनों को मार मार कर अदमुआ कर दिया गया, तो चौथे रोज अबू अहमद और हमदान को इनके दर्द से टूटते और जख्मों से चूर बदन के साथ एक फौजी जहाज में रातों रात तल उबैब पहुंचा दिया गया। तल उबैब के जिन टॉर्चर कैंप में पहुंचाया गया था, इसकी दास्तानें दोनों बचपन ही से सुनते आ रहे थे। यहाँ से अव्वल तो कोई खुशनसीब ही जिंदा बचकर आया करता है, अगर कोई आ भी जाता तो मुकम्मल जिस्म के साथ शायद ही कभी वापस लौटता हो। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में जिस फलस्तीनी का कान कटा हुआ नजर आता तो लोग जान जाते कि ये बदनसीब तल उबैब के टॉर्चर सेल से होकर वापस लौटा है। बेशतर लौटने वाले चलने फिरने से मोहताज थे। यहाँ वो बदकिस्मत औरतें भी मौजूद थी जिनके जिस्मों को अजियतनाक मराहल से गुजरने के बाद सिगरेटों से दागदार किया गया था, लेकिन जो बेगुनाह साबित होती थीं। इनका अगर कोई गुनाह था तो सिर्फ इतना कि वो फलस्तीनी हैं और इनका ताल्लुक एक ऐसी बदबख्त कौम से है जो 50 साल से जुल्म सितम की चक्की में पिसने के बाद भी अपना हक मांग रही थी, जबकि असूलन उन्हें अब तक अपने हक आज़ादी से दस्तबरदार होकर बेगैरतों जैसी ज़िंदगी जीना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जिसका तस्वुर सुपर पावर के यहाँ पाया जाता है। शमून से अबू अहमद का पहला तारुफ इसी मुस्बा खाने में हुआ। वो लोग रात गए तल उबैब के इसी इंट्रोगेशन सेंटर तक पहुंचे थे। हवाई अड्डे से ही इनके आंखों पर पट्टियां बांधकर दोनों हाथ हथकड़ियों से बाजू के पीछे बांधकर उन्हें इसराइलियों ने कमीज के कॉलरों से पकड़कर ट्रक में फेंका था और इसी तरह सफर करते हुए वो इंट्रोगेशन सेंटर तक ले आए थे। इनकी आंखों पर पट्टी इतनी कसकर बंधी हुई थी कि दोनों खुद को अंधा हुआ महसूस कर रहे थे। हवाई अड्डे से इंट्रोगेशन सेंटर तक उन्हें अपने जिस्मों पर लगने वाली ज़रबात की गिनती भूल गई थी। सच्ची बात तो ये थी कि मुसलसल मार खाते खाते अब इनके जिस्म ही बेहिस हो गए थे। जब इनकी आंखों से पट्टी खोलकर और हाथों से हथकड़ियां उतार कर इन्हें 2 अलग अलग कोठरियों में फेंका गया तो दोनों को काफी देर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। 6 साल पहले ये वाकया पेश आया। इसके बाद अबू अहमद ने हमदान को नहीं देखा। इसे सिर्फ इतना इल्म था कि शमून ने इसके साथी के जिस्म से मुख्तलिफ मराहल में गोश्त उतार उतार कर इसे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाने पर मजबूर कर दिया था।
اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ ہو چکا تھا کہ اس کی شکل پہچاننی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ ایک روز رات کی تاریکی میں اس کی لاش اسرائیلی درندے مقبوضہ بیت المقدس میں اس کے گھر کے سامنے پھینک کر چلے گئے تھے۔ اس بدقسمت بستی کے مکینوں کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ تو یہاں کا معمول تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی مسلمان مرد عورت کو اغوا کر کے لے جانا اور پھر اس کو معذور یا مردہ حالت میں پھینک کر چلے جانا اسرائیلیوں کا وتیرہ بن گیا تھا۔ کئی مرتبہ جان پر کھیل کر فلسطینیوں نے یہ واقعات شواہد کے ساتھ بین الاقوامی پریس تک پہنچائے تھے، لیکن یا تو وہ شائع نہ ہو سکے۔ اگر کسی نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں شائع کر ہی دیا تو مہذب اقوام کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ خدا جانے اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں پر بہمیت کی کسی خبر کو مغربی پریس کیوں برداشت نہیں کرتا تھا، مہذب اقوام کی زبانوں پر تالے کیوں لگ جاتے تھے، انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں کی بیان بازی اور چیخو پکار کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا تھا۔ جب اسے شمعون کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو احمد کی حالت ایسی تھی کہ اس کے پاؤں ڈھنگ سے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ حسب معمول اس نے اپنے سامنے شیشے کے ایک بڑے جار میں مظلوموں کے جسموں سے نوچے گئے کان سجا رکھے تھے۔ اگر تم فلسطینی ہو تو میرا نام ضرور جانتے ہوگے۔ بیت المقدس اور حفا کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد سب سے پہلے میرے ظلم و ستم کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اس نے کہکہا لگاتے ہوئے سگار سلگایا۔ سگار کا دھواں اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے وہ ابو احمد سے مخاطب ہوا۔ میں تم سے کسی صورت یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تم میرے 2 سوالوں کا صحیح جواب دے دو تو تمہیں کچھ رعایت ضرور مل جائے گی۔ ابو احمد کو اس کا مکروہ چہرہ ڈھنگ سے دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ جو انہیں یہاں تک لائے تھے وحشیوں کی طرح بیت المقدس سے تل ابیب تک انہیں مارتے پیٹتے آئے تھے۔ اس دوران انہیں کسی ایک وقت بھی ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں اتنا ہی کھانا دیا جاتا جتنا ان کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہوتا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ بیروت سے تمہارا جو ساتھی آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ہوٹل کو آگ کس نے لگائی؟ میں جانتا ہوں تم میری آواز سن رہے ہو اور اس وقت تک سوچنے سمجھنے سے عاری نہیں ہوئے۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ میرے سوالات کے جوابات تمہیں دینے ہوں گے۔ تمہاری زبان نہیں دے گی تو تمہاری ہڈیاں دیں گی۔ میں ایک ایک کر کے تمہاری جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لوں گا۔ کیا تم ایک مخبوط الحواس اپاہج کی زندگی گزارنا پسند کرو گے؟ شمعون نے اس کے منہ کے قریب ایک مرتبہ پھر اپنے حلق میں موجود سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں، میں تو ہوٹل میں حسب معمول کعبہ پینے گیا تھا کہ فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگ باہر آنے لگے تو ہوٹل کو آگ لگ گئی۔ ابو احمد کے قدم ضرور ڈگمگا رہے تھے لیکن عزائم نہیں۔ شمعون کی ہوں خاصی لمبی تھی، یہ تو بات ہے۔ اس نے کمرے میں موجود سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بجلی کی سی پھرتی سے ابو احمد کے دونوں ہاتھ لوہے کے مضبوط کنڈوں سے جکڑ کر اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کرسی سے آج تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون چوسا گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ کیوں نہ میں پہلے تمہارے جسم کا امتحان لے لوں؟ اتنا کہتے ہوئے وہ گھوم کر ابو احمد کی پشت پر پہنچا اور جلتا ہوا سگار اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دیا۔ ابو احمد کی قمیض کیا مدافعت کرتی، آگ اس کے گوشت کو جلانے لگی تھی۔ وہ شدت کرب سے چلاتے ہوئے شمعون کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن جواب میں شمعون کے کہکہے کمرے کی در و دیوار ہلا رہے تھے۔ ان کہکہوں میں اس کے دونوں جلاد سپاہی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ ہو۔ جیسے جیسے ابو احمد کی چیخیں بلند ہو رہی تھی اس کے ساتھ ان کے کہکہے بلند ہو رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ناچتے ہوئے اس کی چیخوں پر اپنے بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ شمعون چند سیکنڈز کے لیے اس کے جسم پر سگار سے آتشی ضرب لگاتا، پھر سگار کا کش لے کر دھواں اس کی طرف اچھال دیتا۔ یہ شیطانی عمل کب تک جاری رہا؟ اس کا احساس ابو احمد کو نہ ہو سکا۔ اسے تو یہ علم بھی نہ ہو سکا کہ کب بے ہوش ہوا اور وہ درندے اسے اٹھا کر کوٹری میں پھینک گئے۔ ابو احمد کو ہوش دوپہر کے بعد اس وقت آئی جب کسی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول کر اس کے منہ پر پانی پھینکا۔ آنے والے کی شکل بھی وہ ڈھنگ سے نہ دیکھ پایا تھا۔ اس نے مٹی کے پیالے میں شوربہ نما کوئی چیز اس کے آگے اس طرح رکھی جیسے کتوں کے سامنے راتب پھینکا جاتا ہے اور عبرانی زبان میں بڑبڑاتا آگے نکل گیا۔ ابو احمد کو پانی کی طلب بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کوٹری کے کونے میں موجود مٹی کی سرائی سے اس نے جیسے تیسے کچھ پانی اپنے حلق میں انڈیلا۔ اسے اپنی پشت پر انگارے دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ شمعون نے جسم ایسی جگہ سے جلایا تھا کہ وہ اپنا زخم بھی نہ دیکھ پائے اور اس کی کسک سے تڑپتا بھی رہے۔ ظلم دہانے کا یہ سائنٹیفک انداز ایک یہودی کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ اسے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا، یہی اسے سکھایا اور سمجھایا گیا تھا۔
इसे बताया गया था कि जुल्म की ये रात बहुत तवील है और इसका सवेरा भी बहुत दूर। इन्हें बड़े हौसले और इस्तकलाल से सुबह उम्मीद का इंतजार है। इस सुबह उम्मीद की राह में वो अपनी जानों के नजराने देते चले आ रहे थे। जाने इनके जिस्मों को दमे पैदाइश ही जबर सहने की आदत पड़ जाती थी। कौन सी ऐसी फलस्तीनी माँ थी जिसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा ये न जानता हो कि इसकी माँ पर इसके जन्म से पहले तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे। वो आईनी इरादों वाली माओं के सपूत थे जो हाथों में पत्थर उठाए सहूनी आतिशआन के सैलाब को रोकना चाहते थे। हुस्ने जंबलात की गिरफ्तारी अबू अहमद के लिए नेमत गैर मुर्तबा साबित हुई। ऐसा अक्सर होता था, इनका एक गिरफ्तार होने वाला साथी अपने पहले से गिरफ्तार शुदा साथी को चंद दिनों या चंद घंटों की अजियत से बचाने के लिए अपने किसी भी जुर्म आज़ादी में इसका नाम ले दिया करता था। इसके साथ ही इसराइली इंटेलिजेंस के लोग हरकत में आते और इसके साथी को मुज़बा खाने में ले आया करते थे ताकि दोनों की तफ्तीश इकट्ठी करके मतलूबा नताइज हासिल कर लें। हुस्ने जंबलात के साथ मिलकर अबू अहमद ने इसराइली फौजियों को नाको चने चबाए थे और हसन कोई मामूली मुजरिम नहीं था। जाने कितने सबर आजमा मराहल से गुजरने के बाद इन लोगों ने इसे गिरफ्तार किया था। हसन जंबलात को इल्म था इसका दोस्त गुज़श्ता एक हफ्ते से शमून दरिंदे के कब्जे में है और अब इसके जिस्म को भले चंद दिनों या चंद घंटों ही के लिए ही सही कुछ मोहलत जरूर दरकार है। रात ढले तक किसी ने इसे कुछ नहीं कहा। शायद इस दरमियान शमून इसके साथी हमदान पर अपना सितम आजमा रहा था। अचानक ही रात एक पैर ढलने के बाद जब वो औंधे मुंह लेटे अपने जख्मों की अजियत महसूस कर रहा था, इसने दो फौजियों को अपनी कोठरी की तरफ बढ़ते देखा। अबू अहमद समझ गया कि इसकी बारी फिर आ गई है। वो ज़हनी तौर पर खुद को आने वाले हालात से निमटने के लिए तैयार करने लगा। उठो उठो, एक सिपाही ने कोठरी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। दूसरे सिपाही ने गालियां बकते हुए इसकी पसलियों पर अपने बूट की ठोकर मारी और इसे खड़ा होने का हुक्म दिया। सब्रो रजा का पैकर फलस्तीन का सपूत अपने कदमों पर उठ खड़ा हो गया। इसके हाथों को पीछे की सिमत हथकड़ी लगाकर कस दिया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई और इसके दोनों बाजुओं में हाथ देकर दोनों सिपाही इसे भगाते हुए एक जीप तक लाए और फिर जीप में फेंक दिया। इसे कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन वो अंदाजा कर सकता था कि इसकी मंजिल इस मर्तबा शमून का मकरूह चेहरा नहीं कोई और है। 1 घंटा तक जीप तल उबैब में दौड़ती रही, फिर इसके हाथ खोल दिए गए और इसे जीप से नीचे उतारकर इसकी आंखों से पट्टी भी खोल दी गई। अबू अहमद की आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो इसने खुद को मुसल्ले फौजियों की टोली के दरमियान घिरे हुए पाया। एक लंबे तड़ंगे यहूदी फौजी अफसर को इसने अपनी तरफ आते देखा, जिसने अचानक ही टॉर्च की रोशनी इसके मुंह पर डाली थी। अबू अहमद की आंखें चुधिया गईं। फौजी अफसर ने अपने साथियों को एक तरफ देखकर इत्मीनान जाहिर किया और एक मरतबा फिर इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। एक फौजी ने इसका बाजू पकड़ा और इसे अपने साथ घसीटने लगा। करीबन 10 मिनट तक पैदल चलने के बाद अबू अहमद को जहाज के इंजन की मानूस आवाज सुनाई दी। वो किसी फौजी हवाई अड्डे पर मौजूद था और अब इसे एहसास हुआ कि इसकी मंजिल फिर कोई दूसरा शहर है, शायद कोई नया अकूबत खाना, या फिर इसके किसी साथी की तरफ से इसको चंद दिनों के लिए शमून के दस्ते खबासत से बचाए रखने की तदबीर बात कुछ भी रही हो, ये लम्हात गनीमत थे। इसकी आंखों से अब पट्टी उतार दी गई थी और इसे एक जीप में बिठाकर रनवे के एक सिरे की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां एक कोने में एक छोटा फौजी जहाज खड़ा था। बंदूक की जद पर इसे जहाज में सवार करवाया गया। जहाज में इसकी सीट के गिर्द गिर्द मुसल्ले इसराइली कमांडोज मौजूद थे। शायद वो यरूशलेम जा रहे थे। अबू अहमद ने जो सोचा वही सच था। इनकी मंजिल यरूशलेम थी। अभी तक किसी सिपाही ने इससे बात नहीं की थी, किसी ने इसे मुखातिब नहीं किया था। वो लोग अरबी की बजाय अपनी जुबान इब्रानी में बातचीत कर रहे थे। कभी कभी इनमें से कोई अंग्रेजी का फिक्रा भी बोल देता। आपस में खुशगपियाँ करते उन्होंने अपने पास पहले से मौजूदा शराब की बोतलें खोल ली थी और गिलासों का भी तकल्लुफ नहीं किया था। इसकी सीट बेल्ट बांधने के बाद अबू अहमद को सिर्फ ये हिदायत की गई थी कि इसने सीट बेल्ट को हाथ नहीं लगाना और अपनी नजरें भी सामने रखनी हैं। इसकी सीट वाली खिड़की बंद थी। अगर खुली भी होती तो रात के अंधेरे में वो बाहर क्या देख पाता। वक्त का एहसास कहीं खो गया था। इसके जिस्म में अभी तक शमून की सुलगाई हुई बरकी लहरें दौड़ रही थी। भूख और प्यास से वो बेहाल हुआ जाता था, लेकिन इसकी कुव्वत गैरत ने इन मूजियों से कुछ मांगना गवारा न किया और चिपका होकर बैठ गया। जाने कितनी देर तक इसका सफर जारी रहा। जब जहाज ने मशरिकी यरूशलेम के इस छोटे से आरजी फौजी हवाई अड्डे पर लैंड किया तो रात बहुत गहरी होने लगी थी। सहरा की वो रात सितारों के बगैर जमीन पर उतरी थी। शायद वो बादलों ने इसके लिए अब्रे रहमत बनना था।
शायद कुदरत को इसके सब्र पर रहम आ गया था। जहाज से उतरने के बाद इसकी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और इसे जीप में बिठाकर वो लोग अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस मर्तबा इसके हाथों को बांधा नहीं गया था, अलबत्ता उन्हें अपने घुटनों पर रखकर बैठने का हुक्म मिला था। आसमान पहली मर्तबा जोर से दौड़ा तो कमांडर असद ने बेख्तियार आंखें आसमान की तरफ उठा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कलमा तशक्कुर अदा किया। हवाई अड्डे से फौजी इंटरोगेशन सेंटर की तरफ आने वाली वाहिद सड़क पर उन्होंने घात लगा रखी थी। जहाज की आवाज से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जहाज आ गया है। कमांडर असद ने अपने पास मौजूद वाहिद नाइट विजन रात के अंधेरे में देखने वाली ऐनक अपनी आंखों से लगा रखी थी और इसकी आंखें सड़क पर दूर तक दिन के उजाले की तरह देख रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी। अचानक ही इसकी मुराद बर आई जब इसे दूर से एक फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। अपने साथ मौजूद मुजाहिद के कंधे पर हाथ मारकर इसने मखसूस सिग्नल दिया और इसे नाइट विजन थमा दी। मुजाहिद ने अपनी आंखों से नाइट विजन लगाकर चंद सेकंड्स बाद उतार दी और वो बिजली की सी फुर्ती से अपनी जगह से गायब हो गया। कमांडर असद के साथियों ने इशारा मिलते ही अपनी पोजीशनें संभाल ली थी। इसराइली फौजी अपनी फौजी तरबियत के मुताबिक चल रहे थे। आगे मुसल्लह फौजियों का एक ट्रक था जिसके पीछे जीप में इसका ग्रुप कमांडर और इसके साथी अबू अहमद को काबू किए बैठे थे। जंगी तरबियत के मुताबिक दोनों अपने दरमियान में 20-25 गज का फासला रखकर चल रहे थे। जैसे ही ट्रक एक मखसूस मुकाम पर पहुंचा, कमांडर असद के हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल का बटन दब गया। जमीन में दबा बम ट्रक के ऐन दरमियानी हिस्से के नीचे फटा। इसके साथ ही ट्रक के अपने सवारों समेत पर खच्चे उड़ गए। गो के एक ही धमाका काफी था, लेकिन एहतियातन इसने चंद गज आगे दबे दूसरे जमीन दोज बम का बटन भी दबा दिया था। ये के बाद दीगरे दो जोरदार धमाकों और अगले ट्रक के उड़ने वाले परखचों ने जीप के ड्राइवर को चंद सानिये के लिए बुखला कर ही रख दिया था। इसका पांव पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पड़ा। जीप को जोरदार झटका लगा और इसराइली फौजियों से पहले इस जीप से बाहर गिरने वाला अबू अहमद था। इसके कानों ने दोनों जोरदार धमाकों की आवाज और अब जीप को लगने वाले झटके से अंदाजा लगा लिया था कि इसकी मदद को आ गए हैं। अपने वजूद में बची कुची तमाम तर तवानाइयों को समेट कर इसने अपने बाएं सिमत छलांग लगाई थी। हाथों का खुला होना इसके लिए अतियाई खुदाबंदी साबित हुआ। जमीन पर गिरते ही इसने रेत में लोंटियां लगानी शुरू की और लुढ़कता ही चला गया। अपने जिस्म का तवाज़न कायम होते ही इसने सबसे पहले अपनी आंखों से बंदी उतार कर पट्टी फेंक दी और जमीन से चिपक कर रह गया। इसके जिस्म की सारी तकलीफ जाने कहाँ हवा हो गई थी। भूख प्यास का एहसास दम तोड़ गया था। अपने ताकुब में इसे जोरदार धमाका सुनाई दिया। ये इस हैंड ग्रेनेड की आवाज थी जो इनके साथियों में से किसी ने जीप में फेंका था और फायरिंग की आवाजें आने लगी। शायद इसके साथियों और इसराइली महफूज सिपाहियों के दरमियान ठन गई थी। अबू अहमद को चंद सेकंड्स बाद ही अपनी पुश्त पर मेहरबान हाथ का दबाव महसूस हुआ। इसने जमीन से शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन मोड़कर देखा। आंखों से नाइट विजन लगाए बैरूत से आने वाला इनका साथी कमांडर असद इसके पीछे मौजूद था। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गए। यह खुशी के लम्हात चंद सानियों पर ही मुहित थे। कमांडर असद इसे अपने साथ करीबन घसीटता दरख्तों के झुंड की तरफ ले जा रहा था जहां ताज़ा दम ऊंट इनके मुंतजिर थे। यहाँ पहुंचने के बाद इसने सबसे पहले पानी के छागल अबू अहमद की तरफ बढ़ाई, जिसने बड़े सब्र से घूंट घूंट पानी हलक में उतारा। फिर जौ की रोटी में लिपटा गोश्त का टुकड़ा इसके हाथ में थमा दिया। अभी उन्होंने अपने सफर का आगाज ही किया था जब अचानक अबरे रहमत जोश में आ गया। इनके बाकी साथी अलग अलग होकर अपनी मंजिल को चले थे। अब दोनों ने इकट्ठे महफूज मकाम तक जाना था। जहाँ जाने के लिए कितने हाथ आसमान की तरफ उठे, इनकी सलामती के लिए दुआ गो थे। ये इनकी खुशकिस्मती की इंतहा थी कि बारिश शुरू हो गई, वरना शायद उन्हें 15-20 मिनट की ये मोहलत भी मुयस्सर न आती और अपनी ताकतवर सर्च लाइटों के साथ इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर इनके शिकार को निकल आते। सहरा की बारिश इनके ऊँटों के कदमों के निशानात भी मिटाती चली जा रही थी। जिस्म में पानी और ग़िज़ा जाने से अबू अहमद को नई जिंदगी का एहसास हुआ था। इसकी तमन्नाइयाँ आज़ादी का एहसास होते ही वापस लौटने लगी थी। बारिश के कतरे इसके जिस्म की दहकती आग पर पाहा रखते चले जा रहे थे। बारिश जारी थी जब वो अपने महफूज ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।